Hi everyone. In this video we will discuss literary criticism by Matthew Arnold. In this series we have already discussed criticism of critiques such as Plato, Aristotle, Horace, Longinus, Sir Philip Sidney, Dr. Samuel Johnson, John Dryden, Alexander Pope, and romantic critiques such as William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Today in this video we will discuss literary criticism by Matthew Arnold. He was born in 1822 and died in 1888. Arnold was an English poet and critic. उनको एज अ सेज राइटर भी कैटेगराइज किया जाता है. सेज राइटर वो राइटर्स थे इन विक्टोरियन एरा जो कि सोशल इश्यूज़ पे लिखते थे. वो अवेयर करना चाहते थे अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को अबाउट द सोशल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो कि फ़िलहाल चल रहे हैं सोसाइटी में. आर्नल्ड फादर थॉमस आर्नल्ड वॉज हेड मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल. मैथ्यू आर्नल्ड पे जो इन्फ्लुएंस है उनके फादर का बहुत ज़्यादा था और उन्होंने ही मैथ्यू आर्नल्ड को क्लासिकल राइटर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था. और हम देखते हैं कि कैसे जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो क्लासिकल राइटर्स को बहुत ही फेवर करते थे, उनसे बहुत इंस्पायर होते थे और उनको सुपीरियर मानते थे. मैथ्यू आर्नल्ड के कुछ नोटेबल वर्क्स हैं. द स्कॉलर जिप्सी पब्लिश्ड इन 1853, हिज पोम डोवर बीच पब्लिश्ड इन 1867, The essay Culture and Anarchy in 1869 and Study of Poetry in 1888. आज इस वीडियो में हम उनके दो वर्क कल्चर एंड एनार्की एंड स्टडी ऑफ पोइट्री को डिस्कस करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. कल्चर एंड एनार्की, ये जो वर्क है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1869. इसका कंप्लीट टाइटल है कल्चर एंड एनार्की एन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म. ये जो वर्क है ये इनिशियली मैथ्यू आर्नल्ड ने एज अ सीरीज ऑफ ऐसे पब्लिश करवाया था इन कॉर्नहिल मैगजीन इन फ्रॉम 1867 टू 1868. लेटर उन्होंने इस एसेस को कंबाइन करके एक बुक में प्रेजेंट किया था, पब्लिश करवाया था इन 1869. इस वर्क में जो आर्नल्ड है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे एक कल्चर सोसाइटी में स्टैब्लिश होना चाहिए और उस कल्चर के थ्रू सोसाइटी में पीस आती है और वो पीस और वो कल्चर जो होता है सोसाइटी में वो कैसे ह्यूमंस को परफेक्शन की तरफ लेके जाता है. ये जो वर्क है इट हैज़ 6 चैप्टर्स एंड अ प्रीफेस एंड अ कंक्लूजन. द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट स्वीट एंड लाइटनेस, सेकेंड अबाउट डूइंग एज वन लाइक्स, चैप्टर 3 इज़ अबाउट बारबेरियंस, फिलिस्तीन्स एंड पॉपुलेस. चैप्टर 4 में जो आर्नल्ड है वो हेब्रिज्म एंड हेलिजनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो देते हैं. चैप्टर 5 इज़ पोरो अनम एस नेसेसरियम. चैप्टर 6 इज़ आर लिबरल प्रैक्टिशनर्स एंड देन देर इज़ अ कंक्लूजन इन द बुक. तो प्रीफेस में जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो कल्चर के बारे में बताते हुए लिखते हैं कल्चर कैन बी रिकमेंड एज द ग्रेट हेल्प आउट ऑफ प्रेजेंट डिफिकल्टीज. कल्चर बीइंग अ परस्यू ऑफ आर टोटल परफेक्शन बाय मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो on all matters which most concern us, the best which has been thought and said in the world, and through this knowledge turning a stream of fresh and free thoughts upon our stock notions and habits which we know now follow staunchly but mechanically. तो इसमें जो आर्नल्ड है वो बताते हैं कि जो कल्चर है वो कैसे हमारे जो प्रेजेंट टाइम की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हेल्प कर सकता है, उनसे निकलने के लिए हेल्प कर सकता है. और जो कल्चर है वो एक परस्यू है टोटल परफेक्शन की तरफ, जिससे हम खुद को जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं. जो भी मैटर हमसे कंसर्न करता है उन सबके चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में बताना कल्चर हमें हेल्प करता है. द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कल्चर, and through this knowledge turning a stream of fresh and free thoughts upon our stock notions and habits which we now follow staunchly but mechanically. यानी जो कल्चर है वो हमारे थॉट्स को फ्रेश करता है, हमें जो चीज़ों डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है. जो अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड अगर हम उनकी डेफिनेशन को ईजियर टर्म्स में समझे तो कल्चर इज़ द स्टडी और परस्यू ऑफ परफेक्शन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो जो कल्चर है वो स्टडी है या परस्यू है ऑफ परफेक्शन की, ह्यूमन को परफेक्ट होने के लिए, ह्यूमन परफेक्शन को अटेन करने के लिए कल्चर हमें हेल्प करता है. एंड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज इंटेलेक्ट, कंडक्ट एंड आर्ट. एनार्की इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर. तो जो ये टाइटल है इस बुक का कल्चर एंड एनार्की, इसमें जो आर्नल्ड है वो बताते हैं कि एनार्की एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सोसाइटी में कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिस्टमेटिकली कुछ भी नहीं चल रहा है. वहीं जो कल्चर है वो ह्यूमन को परफेक्शन की तरफ लेके जाता है, चीज़ों को सिखाता है. तो अगर कल्चर नहीं होगा सोसाइटी में तो सोसाइटी में एक एनार्की की स्टेट बन जाएगी, कोई ऑर्डर नहीं है, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सोसाइटी प्रेजेंट है.
कल्चर कैन हेल्प अस सेव फ्रॉम एनार्की। चैप्टर 1 स्वीट एंड लाइटनेस। अब स्वीट एंड लाइटनेस को डिस्क्राइब करते हुए जो आर्नल्ड बताते हैं कि स्वीटनेस इज़ अबाउट द ग्रेस, ब्यूटी, हार्मनी, जो कि हमारे अंदर हमारी सोसाइटी में है। इट इज़ ऑल अबाउट द ग्रेस एंड हार्मनी। वहीं जो लाइट है वो एक इंटेलेक्चुअल पार्ट को शो करती हैं, जहाँ पे जो स्वीटनेस है वो ब्यूटी साइड को शो करती है, वहीं जो लाइट है वो इंटेलेक्चुअल, क्लैरिटी, प्रैक्टिकलिटी, ट्रूथ, इन सब को शो करती है। और आनंद बिलीव्स दैट कल्चर जो है स्वीटनेस और लाइट को हार्मोनाइज करता है, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करता है, और ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक आइडियल स्टेट की तरफ हमें लेके जाती हैं। देन इज चैप्टर 2 डूइंग एज वन लाइक्स। इसमें जो आनंद है वो क्रिटिक करते हैं कि जो अगर ये स्टेट होती है कि डूइंग एज वन लाइक्स, तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे, उनको अथॉरिटी के लिए कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं होगा, कोई सेल्फ अथॉरिटी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी करेंगे, जिससे जो एनार्की है वो स्टैब्लिश होती है सोसाइटी में। कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस एनार्की से जो सोशल और मोरल ऑर्डर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, सो स्टेट जो है वो बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पाती है। तो जो आनंद है ही आर्ग्यूज ट्रू लिबर्टी मस्ट बी गाइडेड बाय रीजन एंड मोरल कॉन्शियसनेस रादर देन पर्सनल गेन। तो जो आनंद वो बताते हैं कि ट्रू लिबर्टी, जो फ्रीडम है, अगर हम समझे फ्रीडम को, लिबर्टी को अगर हम ट्रू सेंस में समझें, तो वो मोरल और कॉन्शियसनेस, मोरल और इंटेलेक्ट यानी रीज़न गाइडनेस होनी चाहिए उसके पीछे, ना कि हम सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचें। हम जो सोच रहे हैं उसके पीछे एक मॉरल रीज़न भी होना चाहिए और इंटेलेक्चुअली भी हमें उस चीज़ को सोचना चाहिए। चैप्टर 3 में जो आनंद है वो डिवाइड करते हैं इंग्लिश सोसाइटी को 3 क्लासेस में, बारबेरियंस, फिलिस्तीन्स एंड पॉपुलेश। जो बारबेरियंस हैं वो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो इलाइट क्लास। तो जो आनंद है वो इन तीनों क्लासेस के बारे में बताते हैं और इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो ऑनरेबल तो हैं, वो सोसाइटी में दी अपर मोस्ट क्लास, दी इलाइट क्लास को का नाम लेते हैं, लेकिन वो इग्नोरेंट है सोसाइटी की तरफ, वो अपना कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी की तरफ बिल्कुल इग्नोरेंट है। देन इज़ फिलिस्तीन, जो मिडिल क्लास होती है, वो हार्ड वर्किंग होती है, बट वो बहुत मटीरियलिस्टिक होती है कि अगर हमने हार्डवर्क किया है तो अपनी मटीरियलिस्टिक जो इमोशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल करने पे ज़्यादा ध्यान देती है। देन इज़ पॉपुलेस, द वर्किंग क्लास, जो कि बहुत एनर्जेटिक भी होती है और बहुत हार्ड वर्किंग भी होती है, लेकिन वो अनकल्टिवेटेड होती है, बहुत ही रफ होती है, क्योंकि उसको सोसाइटी के बारे में, उसकी वेलफेयर के बारे में कुछ इतना पता नहीं होता है, उसके अंदर वो ग्रोथ नहीं होती है, वो सोसाइटी की तरफ कल्टिवेशन नहीं होता है। तो जो आनंद है वो क्रिटिक करते हैं कि ये जो तीनों क्लासेस हैं, अगर इनको रिफाइन करना है, इनको यूनाइट करना है, तो हमें कल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये तीनों क्लासेस रिफाइन होंगी, एक साथ आएंगी, यूनाइट होंगी, तो ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकेगी और उस चीज़ को जो है कल्चर लेके आएगा सोसाइटी में। देन इस चैप्टर नंबर 4, इसमें जो आनंद है वो 2 टर्म्स को बताते हैं फ्रॉम दी हिब्रू ट्रेडिशन, वो हिब्रिज्म को बोरो करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। दिस इज़ ओबीडियंस एंड मोरालिटी, यानी जब हम मोरल पर्पस को सीख करते हैं, मोरल पर्पस को प्रीच करते हैं, इट इज़ अबाउट हिब्रिज्म। वहीं जो हेलेनिज्म है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक ट्रेडिशन, दैट इज़ अबाउट इंटेलेक्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जो आनंद हैं वो बताते हैं, वो इम्फेसाइज करते हैं कि एक सोसाइटी में इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए टू फॉर अ स्मूथ वर्किंग ऑफ सोसाइटी। स्टेट के वर्किंग के लिए इन दोनों चीज़ों का जो है एक बैलेंस होना चाहिए, तो ही सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। देन इस चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल आर्नल्ड देते हैं पोरो अनम एस नेसेसरियम, प्लीज़ एक्सक्यूज मी इफ आई स्पेल्ड इट प्रोनाउंस इट रॉन्ग, जिसका मतलब है वन थिंग नीडफुल। तो इसके बारे में जो आर्नल्ड है वो बताते हैं कि कल्चर इज़ द वन थिंग दैट इज़ नीडफुल फॉर द नेशनल इम्प्रूवमेंट। कल्चर एक वो चीज़ है जो सोसाइटी को, जो स्टेट को, जो नेशन को इम्प्रूव कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। जो आर्नल्ड है वो आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ मशीनरी की डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि विक्टोरियन पीरियड में जो है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैकेनिकल, जो मटेरियल प्रोग्रेस है, वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो जो आर्नल्ड है वो चीज़ को क्रिटिक करते हैं कि सिर्फ मशीनरी ज़रूरी नहीं है। तो मशीनरी से वो हमें मटेरियल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ अ सोसाइटी सिर्फ मटीरियलिस्टिक या मशीनरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स का जो माइंड है, उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन और द स्टेट।
अब लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, इसमें वो आर लिबरल प्रैक्टिशनर्स के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिशियंस हैं या जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि हम नेशन को, हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, बट ये दिखता है कि वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। उनका कोई भी वर्क होता है वो हमेशा खुद को ही सपोर्ट करता है, खुद के ही गेन के लिए होता है। तो बताते हैं कि जैसे उन्होंने पहले भी बोला था, ट्रू लिबरलिज्म ये नहीं होता है। ट्रू लिबरलिज्म जो होता है वो इनर सेल्फ को डेवलप करता है, इनर सेल्फ को रिफाइन करता है रादर देन दी एक्सटर्नल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम एक्सटर्नल रिफॉर्म शो कर रहे हैं अपनी स्पीच में, अपने बिहेवियर में, और हमारी जो इंटरनल जो हमारी थिंकिंग है, हमारी जो एम है वो ख़राब है, वो करप्टेड है। ऐसा नहीं है, हमारा जो इनर सेल्फ है वो रिफाइन होना चाहिए, वो डेवलप्ड होना चाहिए, ना कि हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड। और इसी के साथ जो आर्नल्ड है वो ये भी बताते हैं, बेस्ट सेल्फ मस्ट रूल ओवर दी ऑर्डिनरी सेल्फ। अब यहाँ पे बेस्ट सेल्फ से वो बताते हैं कि बेस्ट सेल्फ इज़ दी वन दैट इज़ रिफाइंड, जो कि बहुत ही कल्चर को सपोर्ट करती है, बहुत ही इंटेलेक्चुअली और मॉरली दोनों चीज़ों से वो सोचती है, वो डेवलप्ड है। वही जो ऑर्डिनरी सेल्फ है उसका सिर्फ एक एम होता है, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल गेन। फिर उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हमें दिखता है दैट इज़ कंक्लूजन। इसमें जो आर्नल्ड है वो इम्फोसाइज करते हैं कि दैट कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इंडिविजुअल को भी डेवलप करता है, और जब इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगे तो नेशन जो है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, वो अपने आप प्रमोट हो जाएगा। अब जो कल्चर वो कैसे इंडिविजुअल्स और नेशन को डेवलप करता है, इट्स प्रमोट मोरल, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट इन द इंडिविजुअल्स। दिस रिफाइनमेंट लीड्स टू द नेशनल इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। और वो इस चीज़ के अगेंस्ट वॉर्न करते हैं कि अगर सोसाइटी में कल्चर नहीं होगा तो सोसाइटी जो है एनार्की की स्टेट में चली जाएगी, बहुत ही डिस्ट्रप्शन होगा, कोई भी सिस्टम नहीं है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज स्टेट में चली जाएगी। यहाँ पे जो वर्क है कल्चर एंड एनार्की ख़त्म होता है। द सेकंड वर्क इज द स्टडी ऑफ द पोइट्री। ये जो वर्क है इट वॉज पब्लिश इन 1880। जो ये वर्क है ये इनिशियली इट वॉज रिटन एज एन इंट्रोडक्शन टू एंथोलॉजी द इंग्लिश पोइट्स। बट जो ये जो वर्क है इसमें जो आर्नल्ड है वो बताते हैं कि अबाउट द आर्ट ऑफ पोइट्री। इसमें वो बहुत सारी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। द फेमस टर्म, द फेमस आइडिया ऑफ टचस्टोन मेथड भी जो आर्नल्ड है वो इसी में देते हैं। आर्नल्ड आर्ग्यूज दैट आर्ट ऑफ पोइट्री इज कैपेबल ऑफ हाई डेस्टिनीज एंड हैज इमेंस फ्यूचर। तो मैथ्यू आर्नल्ड इसमें बताते हैं कि जो पोइट्री है, आर्ट ऑफ पोइट्री इज़ इमेंस, मतलब वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, और उसकी जो डेस्टिनी है वो भी बहुत हाई है, मतलब उसकी जो स्कोप है, उसकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसका बहुत ज़्यादा बड़ा, इट हैज़ एन इमेंस एंड ब्राइट फ्यूचर। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि हाउ साइंस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री। इसमें वर्क में से हमने कुछ लाइन्स देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोइट्री वेयर इट इज़ वर्दी ऑफ हाई डेस्टिनीज आर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन एवर श्योरर एंड श्योरर स्टे। तो जो आर्नल्ड है वो बताते हैं कि जो पोइट्री है उसका फ्यूचर बहुत इमेंस है, क्योंकि ये जो है पोइट्री बहुत हाई है डेस्टिनीज़ के वर्दी है, इसकी डेस्टिनी बहुत हाई है। आर रेस एज टाइम, और जैसे जैसे टाइम जाएगा, जितनी हमारी रेस जाएगी, ह्यूमन रेस जो होगी, जो पोइट्री है वो अपनी जगह ढूंढ लेगी और वो हमेशा रहेगी। More and more mankind will discover that we have turned to poetry to interpret light for us, to console us, to sustain us. तो आगे जो आर्नल्ड कहते हैं कि ह्यूमन धीरे धीरे बहुत से लोग जानेंगे कि कैसे जो पोइट्री है वो हमारी लाइफ को इंटरप्रेट करती है, हमारे लिए हमें कंसोल करती है, हमें सस्टेन करती है, हमें लाइफ का एक मीनिंग बताती है जो पोइट्री है। विदाउट पोइट्री आवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट एंड मोस्ट ऑफ वट नाउ पासिस अस विद फॉर रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाय पोइट्री। तो बताते हैं कि बिना पोइट्री के साइंस भी इनकम्प्लीट है, और धीरे धीरे जो हम फिलोसफी से, रिलीजन से सीख रहे हैं वो हम पोइट्री से सीखेंगे, क्योंकि पोइट्री में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। साइंस आई से विल अपीयर इनकम्प्लीट विदाउट इट, फॉर फाइनली एंड ट्रूली डज वर्ड्सवर्थ कॉल पोइट्री द impassioned एक्सप्रेशन विच इज़ इन द काउंटनेस ऑफ ऑल साइंस। तो बताते हैं कि कैसे जो पोइट्री है उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस है वो कितनी चीज़ों को डेल्ट करती है, कितनी चीज़ों को बताती है, एक तरीके से हमें लाइफ ही एक्सप्लेन करती है। इसी वर्क में जो आर्नल्ड है वो एक बहुत ही न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ टचस्टोन मेथड। इससे पहले जो आर्नल्ड है वो बताते हैं कि कैसे जब हम एक पोइट्री पढ़ते हैं तो जो रीडर है उस पोइट्री को समझने के लिए, उसकी मेरिट समझने के लिए, उसका मीनिंग समझने के लिए, उसकी वर्थ समझने के लिए अलग अलग एस्टिमेट्स को यूज़ करता है। इसमें वो 3 एस्टिमेट्स बताते हैं, रियल एस्टिमेट, हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड पर्सनल एस्टिमेट। तो जो रियल एस्टिमेट है इट इज़ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन अ पोम, वो सिर्फ पोम की ही पढ़ता है, वो सिर्फ पोम पे ही फोकस करता है कि कैसे जो ये पोम है इसकी क्या वर्थ है, इसकी क्या मेरिट है। देन इज़ हिस्टोरिकल एस्टिमेट,
ये हिस्टोरिकल एस्टिमेट हमें इन्फ्लुएंस कर देता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, क्या, क्योंकि हम जो हिस्टोरिकल चीज़ें उससे लिंक्ड है, सच एज लैंग्वेज, द प्लेस इट इज़ बीइंग रिटन एंड वो हम उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं और फिर उसकी जो वैल्यू है हम वो मिस इंटरप्रेटेड करते हैं। इसमें जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो रॉबर्ट बर्न्स का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ही वो स्कॉटिश पोइट, और वहाँ पे जो हिस्टोरिकल एस्टिमेट है वो इन्फ्लुएंस कर देता है पोइट्री को, क्योंकि हम स्कॉटिश, बीइंग अ स्कॉटिश पर्सन, हम उनकी जब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो एक हिस्टोरिकल एस्टिमेट उनको इन्फ्लुएंस करता है। देन इज पर्सनल एस्टिमेट। ये जो एस्टिमेट है इट इज़ गाइड बाय एन इंडिविजुअल, यानी रीडर्स की पर्सनल लाइकिंग की, उनके टेस्ट की, कि कैसी उनको किस तरीके की लिटरेचर या जॉनर पसंद है पोइट्री में, ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो जो पोइट बताते हैं कि ये जो दोनों एस्टिमेट हैं ये रियल एस्टिमेट को कई बार दबा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रू वर्थ नहीं पता चलती, और रियल एस्टिमेट इज़ द बेस्ट एंड द ओनली वे टू नो दी हाई मेरिट ऑफ द पोम। अब इसी को और एक्सप्लेन करने के लिए वो बताते हैं कि टचस्टोन मेथड क्या होता है। In order to understand the merit of the poem, Arnold suggests that one should pick best lines of poetry by poets such as Homer, Dante, Shakespeare and Milton. तो जो पोइट है वो बताते हैं कि जो हमारे क्लासिकल पोइट्स रहे हैं या हमारे जो सेलिब्रेटेड पोइट्स रहे हैं, सच इज़ होमर है, दांते हैं, शेक्सपियर है, मिल्टन है, इनकी जो बेस्ट पोइट्रीज़ हैं उस बेस्ट पोइट्रीज़ की बेस्ट लाइन्स को हमें पिकअप करना चाहिए। जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, जो हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें लाइन्स उठानी चाहिए और उस लाइन्स को हमें इन पोइट्स की लाइन से कंपेयर करना चाहिए। जब इन लाइन्स से हम कंपेयर करेंगे, जो मीनिंग, जो प्लेजर, जो हमें एसेंस इन पोइट्स की पोइट्री में मिल रहा है, क्या वही हमें इस पोइट्री में मिल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी मेरिट को, हम इसकी वर्थ को उनके बराबर रख सकते हैं, वरना ये जो पोइट्री है इट इज़ नॉट ऑफ वेरी हाई मेरिट। ही आर्ग्यूज दैट बेस्ट पोइट्री हैज़ हाई ट्रूथ एंड हाई सीरियसनेस। तो बताते हैं कि जो बेस्ट पोइट्रीज होती है उसमें ट्रूथ भी होता है और हाई सीरियसनेस भी होती है। वो ऐसे ही क्रिटिक करते हैं कि शेक्सपियर की जो पोइट्रीज हैं उनमें इतनी हाई सीरियसनेस नहीं होती है। इसी के साथ और जो वो चौसर के बारे में भी बोलते हैं कि चौसर की जो पोम्स थी, ऑल्दो ही इज़ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बट उनकी पोम्स में जो है ट्रूथ था, लेकिन हाई सीरियसनेस जो थी, लाइक दांते, जो दांते लिखते थे उनकी पोइट्री बहुत ही सुपीरियर मानी जाती है। वो उनकी पोइट्री में ट्रूथ भी था, सीरियसनेस भी थी, लेकिन वही चौसर की पोइट्री में नहीं थी। आर्नल्ड बिलीव दैट राइटर हु रोट 5 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वर, वो क्लासिकल राइटर्स में ये जगह देते हैं होमर एंड दांते को, वही नॉन क्लासिकल राइटर्स में वो शेक्सपियर एंड मिल्टन को ये जगह देते हैं। एंड विद दिस वी फिनिश द लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नल्ड. This was all for the video. Thank you.